मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं एक ऐसे पॉडकास्ट में हूं जहां पर मुझे उधेड़ा जा रहा है। वो बात पूछी जा रही है जो मैंने कभी बचपन में की थी, लेकिन आज एक ऐसे पॉडकास्ट में हूं जहां लोगों ने तहलका मचा रखा। अब सुनील ग्रोवर जो कपिल शर्मा के शो में आए, आप सोचो कितने किरदार प्ले करते हैं। आमिर खान का किया, कादर खान जी का भी लेटेस्ट किया। इसे कहते हैं एक एक्टिंग। इसे कहते हैं कि इतना कोई करके दिखाए। एक बार इंडिया टीवी पे मैं को जाना था किसी कॉमेडियन से मिलने, तो मैंने 70 रुपए की मजदूरी की थी। लेकिन मैंने तो 2 मर्डर भी किए, और मैं आपके सबके सामने बोला 2 मर्डर किए, लेकिन मैं अभी तक इससे सुरक्षित हूँ क्योंकि मैंने शूटिंग में मर्डर किया। तो सिक्का डाल के मैं क्लिनिक पे से 1 रुपए का सिक्का उठाता था और उसमें डाल के और न्यूज चैनल्स में फोन करता था कि सर मुझे टीवी पे आना है। बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, उनको पता ही नहीं चला कि कर क्या रहे। उनको तो आज तक नहीं पता मैं करता क्या हूँ। तो उन्होंने मेरा बड़ा प्रचार प्रसार कराया मोहल्ले में कि ये तो फेल हो गया 10वीं में। या मम्मी पापा या घर में अगर कोई सपोर्टिव है, टिपिकली स्ट्रगल सुनते आए। हाँ, कि मम्मी पापा भी जिद पे बच्चों के एक बार बॉम्बे रूम सेट कर देते हैं या कहीं रुकवा देते हैं। जी। ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ इसका सब उल्टा हुआ। पता नहीं क्या चाहते हैं चैनल वाले। मतलब चैनल में ना कोई क्रिएटिव बंदा बैठना चाहिए। और रही बात कास्टिंग की, मुंबई की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब अपनी मर्जी से होता है। जबरदस्ती कहीं, मुझे तो लगता है और फील्ड में तो जबरदस्ती भी चीजें होती है। अब अगर मैं चिल्लाता तो शायद और ज्यादा वो करते। उन्होंने गाड़ी को कहीं नहर वहर के पास ले गए और 1-2 मुक्के भी मुझे मारे बहुत तेज तेज। क्योंकि भाभी जी की जो टीम है ना, वो अपने आप में एक ऐसा गुलदस्ता है कि एक एक फूल उनका निखरा हुआ है। तेनालीरामा में एक खबर आई थी कि आपकी इतनी उम्र नहीं थी जितनी आपने बाल हटवाए थे कि 4 साल लगातार 1,000 एपिसोड कंप्लीट किया। 804 एपिसोड पहले सीजन में, और दूसरे सीजन में हमने 200 पे तकरीबन किया। जो दुनिया है ये थोड़ी सी झूठी झूठी सी नजर आती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ही झूठी दुनिया है। और मुझे पता चलता तो मैं जन्म ही लेना पसंद नहीं करता। कि सच्चाई की राह पर अब कौन चलना चाहता, सच्चाई की राह पर अब कौन चलना चाहता है। हर इंसान बेगर स्याही के कदम चलता है। आप प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो मेन लीड को भर भर के पैसा दे देते हैं। इतना पैसा दे देते हैं कि वो बता रहे ये पैसा नहीं उठाओ, और कैरेक्टर देखता कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा, मिल ही नहीं रहा। अगर आवाज अच्छी लगे तो एक बार ऑडियंस कमेंट करे, लाइक करे। लाइट कैमरा और रियल स्टोरी। हे एवरीवन, दिस इज आशु धारीवाल एंड यू आर वाचिंग आवर पॉडकास्ट न्यू एपिसोड। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक्टिंग के ग्लैमर के पीछे की रियलिटी पर। और आज हमारे गेस्ट चेयर पर जो है, इस एक्टर ने टीवी इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई, जिन्हें आप तेनालीरामा सीरियल में मनी के रोल में जानते हैं, जिन्हें आप भाभी जी घर पे है, दहलीज, जीजा जी छत पर है और तू मेरा हीरो जैसे बड़े और पॉपुलर शो में देख चुके हैं। सो लेट्स वेलकम सोहित विजय सोडी। फरीदाबाद कैसे आना हुआ? तो कौन रोकेगा मुझको, मैं तो आऊंगा ना फरीदाबाद, क्योंकि मेरा घर है यहाँ पे। मैं यहाँ जन्मा हूँ और मेरी पूरी फैमिली है, तो मैं तो आऊंगा। मुंबई में काम करने जाता हूँ और फरीदाबाद में आराम करने आता हूँ। जी। सो एक्टिंग का आइडिया कैसे आया? फैमिली फोर्स था या आपकी पर्सनल चॉइस थी? नहीं नहीं, कलाकार को कोई फोर्स नहीं कर सकता। और मैंने अपने जीवन में जो कलाकारी का मतलब जानता था, वो सोचता दुनिया अलग है। जब हम टीवी और सिनेमा देखते थे तो हमें लगता था धरती अलग है, ये इस धरती पे से नहीं है। लेकिन बाद में पता चला इसमें हम लोग आ सकते हैं। 2007 में लाफ्टर चैलेंज आया तो कोई फरीदाबाद का उसमें नजर आया। तब मुझे लगा अच्छा इसमें हम जैसे लोग भी जाते हैं। तब थोड़ी बहुत कोशिश की, उथल पुथल हुई बॉडी के अंदर की कुछ करना चाहिए। फिर भी मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आया। तो मैंने कहा कुछ तो करना है, क्योंकि अपने ब्लड के अंदर क्या था, एंटरटेन करने की आदत थी। स्कूल में मैं रहा हूँ, वहां पे एंटरटेन करने की आदत, हंसी मजाक करना, और मतलब कुछ अलग करने की आदत थी। तो मैं हॉस्पिटल में था पहले कंपाउंडर के तौर पे। तो वहां पे भी मतलब मैं एक्टिंग से पहले आप हॉस्पिटल पे थे? हॉस्पिटल से पहले मैं क्लिनिक पे था। अच्छा। जो झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं ना, उनके पास मैं काम सीखता था। और ऐसा लगता था कि लोग रिगार्ड दें, लोगों की मैं हेल्प करूं तो लोग मेरी तारीफ करें। तो वहां से करते करते धीरे धीरे फिर नोएडा, हमारे लिए फरीदाबाद से नोएडा एक फिल्म सिटी हुआ करता था, क्योंकि सारे न्यूज चैनल्स वहीं हैं। तो वहां मैं एज ए ऑडियंस जाया करता था। तब जाके थोड़ा थोड़ा पता चला कि अच्छा शूटिंग्स ऐसे होती है, कैमरा ये है, टीवी में ऐसे आना होता है। मैं तो एक टाइम पहले, मुझे आज भी याद है, जो उस टाइम में सिक्के वाला वो चलता था, पीसीओ, वो दौर जाने ही वाला था। मैंने उसको भी देखा है हल्का सा झांक कर।
तो सिक्का डाल के मैं क्लिनिक पे से 1 रुपए का सिक्का उठाता था और उसमें डाल के और न्यूज चैनल्स में फोन करता था कि सर मुझे टीवी पे आना है। तो बोले ऐसे कैसे आ सकते हो? मैंने कहा सर मैं पीछे कुछ करता रहूंगा। उनका कुछ ना शोज चलते थे, मॉर्निंग शोज होते हैं। तो मैं कहता था सर मैं आ जाऊंगा। मुझे आज भी याद है जो बंदा मुझसे बात करता उनका नाम था आरिफ। तो मैं आरिफ भैया मुझे प्लीज बुला लो, जैसे आपका ही प्रोग्राम चल रहा है ऐसे उनका भी सवेरा कुछ करके आता था। मुझे आज भी याद है। और ये 2009 या 8 या 9 की बात है। तो मैं कहता था कि मुझे बुला लो, आप लोग शूटिंग करना, मैं पीछे साफ सफाई करता रहूंगा, तो थोड़ा सा मैं टीवी में नजर आ जाऊंगा। तो इस तरीके से कोशिश चलती गई और करते करते फिर ऑडिशंस का दौर शुरू हुआ और फिर थिएटर। इन सब में फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, उनको पता ही नहीं चला कि कर क्या रहा है। उनको तो आज तक नहीं पता मैं करता क्या हूँ। फैमिली को अभी भी नहीं पता? हाँ, उनको यही पता है कि कुछ ऐसा करता है, लेकिन उतना अब तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, लेकिन बहुत सालों तक उनको कुछ नहीं पता। उनको ही पता था बैग उठा के चला जाता है, रात को बोलता है आऊंगा, 2 दिन तक नहीं आता। क्योंकि मुझे लगता है बताऊंगा तो चिंता हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं बोलूं मैं मुंबई जा रहा हूँ या मैं बोलूं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो उनको लगेगा कि क्यों जा रहा है। क्योंकि फैमिली में मेरे पिताजी ने एक जॉब लगवाई थी, वहां पे मैंने जॉब की नहीं, और 10वीं में मेरे पेपर में नंबर कम आ गए। तो उन्होंने तो कहते ना फिर कम आ गए नंबर तो आप भाई री को वो समझते थे फेल। तो उन्होंने मेरा बड़ा प्रचार प्रसार कराया मोहल्ले में कि ये तो फेल हो गया 10वीं में। तो उन्होंने जॉब लगवा दी और जॉब के साथ साथ मैं अपना ट्राई करा था मेडिकल के लिए भी कि भाई मेडिकल में ही चला जाऊं, जो पापा वाली जॉब से अच्छा है कि कम से कम किसकी सेवा करूंगा, वो ज्यादा बेटर है। तो ऐसे ऐसे कनेक्शन बुनता गया और कनेक्शन बन गया धीरे धीरे करके। फर्स्ट ऑडिशंस की कुछ यादें हैं दिमाग में? हाँ, दिल्ली में मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं और सारे ऑडिशंस में मैं मतलब सिलेक्ट हो जाता था। क्योंकि वो फेक हुआ करते थे। क्योंकि शाम को कहते थे मेरे को पेमेंट कर दो और आपका एक कार्ड बना देंगे। तो मैं कहता था ठीक है, आप कितना पेमेंट मिलेगी? बोलेंगे इतनी सारी पेमेंट मिलेगी। तो मैंने उनमें से कार्ड कितने का बनेगा? वो बोले कि 10,000 का। मैंने कहा उसमें से कट कर लो। बोले नहीं पहले पेमेंट करो। तो यहाँ पर बहुत सारे काम रह गए मेरे। मतलब जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं वो पहले ऐसे स्कैम्स में भी फंसते हैं? बहुत फंसते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो चाहकर फंसते हैं, कहते हैं कि फंसाओ मुझको, मुझे काम दो। तो वो पैसे, सच में ऐसे बहुत कास्टिंग डायरेक्टर हैं फेक पूरी इंडिया में, कि जो आपसे कहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप बिल्कुल खुश होके बोलोगे थैंक यू। फिर आपसे पूछेंगे अच्छा आपके पास, वो सबसे बड़े एक्टर होते हैं, कहते हैं आपके पास वो आर्टिस्ट कार्ड है? तो बंदा कहता है नहीं। ओहो शिट। आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है? आर्टिस्ट कार्ड एक मतलब जैसे कि लाइसेंस के लिए हमें गाड़ी के लाइसेंस चाहिए होते हैं ना, ऐसे आर्टिस्ट कार्ड भी बॉम्बे में होता है। हर किसी का एक अपना ऑथेंटिक कार्ड होता है। तो बोलते हैं कि कार्ड है, तो बंदा बोलेगा नहीं है। ओह शिट, ये रोल तो आपके हाथ से जा रहा। तो बोलता है कि कैसे होगा? सही में 10,000 5,000 जितना भी ऐड सके। एक ठग के लिए तो 10 रुपए भी आए तो वो भी ले ही लेगा ऐसे करके। तो ये चलता है, फेक ऑडिशंस और फेक लोगों से चीटिंग की जाती है कास्ट के नाम पे। तो जैसे आपने बताया कि फैमिली सपोर्ट आपको नहीं मिला, 10th में आप फेल हो गए थे। फेल नहीं हुआ, री आप भी फेल ही बोल रही हो हैं। ठीक है, आपकी री आई थी और उसके बाद आपने एक्टिंग को चूज किया। जब पहली बार मुंबई गए तो डिसीजन कैसा लगा था? क्या कुछ स्ट्रगल आपको फेस करने पड़े थे? तो मैं मुंबई नहीं गया। मैं जाने के लिए ऐसा सोचे, बहुत सारे एक्टर होते हैं कि वो सोचते हैं बैग उठाएंगे, ग्रुप होता है एक्टिंग ग्रुप, थिएटर ग्रुप, फिर दो चार मिलते हैं या कम से कम 2 तो होते हैं, और वो जाते हैं, रूम लेते हैं, है ना, सेटअप्स करते हैं कि अब भाई हम आए हैं, कोशिश करेंगे, या मम्मी पापा या घर में अगर कोई सपोर्टिव है, टिपिकली स्ट्रगल सुनते आए हैं। हाँ, कि मम्मी पापा भी जिद पे बच्चों के एक बार बॉम्बे रूम सेट कर देते हैं या कहीं रुकवा देते हैं। ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ इसका सब उल्टा हुआ। मैं एंकरिंग करता था। जब मैंने इस लाइन में आना हुआ तो मुझे न्यूज चैनल्स वगैरह में एज ए ऑडियंस में जाता था, तो वहां पे बैठता था। वहां से थोड़ा थोड़ा पता चला कि यहाँ तो अपने दाल गलने वाली नहीं है। तो मैंने लाइव शो शुरू किए, शादी में, बर्थडे में, किसी इवेंट में एज ए एंकर, और वहाँ पे गेम शो, मस्ती, इस तरीके से मैं और मेरे एक फ्रेंड हैं जयदेव जी, हम लोग ऐसे बहुत इवेंट करते थे। और उस इवेंट में करते 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 एक इवेंट आया मुंबई का। तो उन्होंने, कभी मैंने बोला था मैं मुंबई से हूँ, तो उनका कि ये मुंबई का इवेंट है। हाँ मैं मुंबई से हूँ। बोले 2,000 रुपये। मैंने कहा 2,000 तो बढ़ेगा कुछ? बोले नहीं 2,000 रुपये है, और ये गणपति उत्सव होता है बॉम्बे में, मुंबई के जान बप्पा हैं जो। बिल्कुल। तो मुझे बहुत शौक था कि ऐसे गणपति उत्सव कभी देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। मैं तो अपनी एंकरिंग लाइन में, लाइव शोज में ही बिजी हो गया था। तो जब मुंबई का ये इवेंट 2,000 का मिला, तो मैंने जयदेव जी को बोला चलो साथ में 1,000 ले लेंगे और एक मुंबई का इवेंट भी जुड़ जाएगा।
फिर जयदेव जी बीजी थे, पीयूष दुबे जी मेरे साथ गए, एक और थे कॉमेडियन। हम लोगों ने हजार रुपए बांटा और मुंबई पहुंच गए। जी। बारिश में, बिल्कुल बहुत तेज बारिश थी उस टाइम, सितंबर का महीना था। और वो इवेंट हमने गणपति जी का उत्सव को कंप्लीट किया और वहां से मेरा सफर समझो बप्पा का आशीर्वाद मिल गया। उस जी। इवेंट में मुझे मिले एक अच्छे तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा सोहित आप ना बहुत अच्छे एक्टर भी हो और आप ना भाभी जी घर पर हैं शो देखा है? मैंने कहा उसको बहुत देखते हैं, बहुत ही पॉपुलर शो है वो तो। बोले वो डायरेक्टर सर इसी बिल्डिंग में रहते हैं। तो ओके। उनसे नंबर मिल गया और उनको फॉलो कर ही रहा था, लेकिन इवेंट होने की खुशी में मैं 2-4 ऑडिशन देना शुरू कर दिया कि आया हूं तो ऑडिशन भी दे दूं। सोने पे सुहागा, बिल्कुल। इवेंट के साथ ऑडिशन जैसे ही दिया उसके अगले दिन ही मुझे एक छोटा सा रोल मिला और वो अखिलेंद्र मिश्रा जी जो यक्कू के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं, जी। उनके साथ स्क्रीन साझा करने का मौका मिला। तू मेरा हीरो, सो ये आपका पहला प्रोजेक्ट था, ये पहला तू प्रोजेक्ट मेरा स्टार हीरो। प्लस। जी। वैसे सोहित आप इस बात में बिलीव करते हो कि टैलेंट मैटर करता है इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो? वास्तव में तो टैलेंट ही मैटर करता है, लेकिन जी। आज के टाइम जो माहौल है ना, वो सोशल मीडिया हो गया, जी। लुक हो गया है ना, जी। कि जैसे मेरा जो लुक था तो लोग कहते थे अगर मैं किसी को बोलूं कि इसमें काम करना है तो वो ये नहीं सोचते कि उसमें बहुत सारे चीजें होती हैं। मतलब अगर हमने घर में बोल दिया इसमें काम करना है, टीवी में आना, तो बोला अरे हीरो बनने बड़ा है, शक्ल देख। तो ऐसे मोहल्ले में कई बार मैंने ऐसे ताने सुने, पीछे से भी सुना है कई बार, तो मैंने जानबूझ के ऐसा सुनकर नजरअंदाज भी अनदेखा किया है किया। कि कहता है बड़ा हीरो बनना है। उस टाइम तो मैं और बहुत पतला दुबला होता था और ज्यादा काला, तो खैर मैं अभी भी हूँ, उस टाइम भी काला ही था, लेकिन थोड़ा ज्यादा वाला काला था, बिल्कुल प्योर वाला। अभी तो हम क्रीम व्रीम का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जी। उस टाइम तो कुछ भी नहीं करते थे। तो ये है कि इंडस्ट्री में जाने का मतलब हीरो बनना, लेकिन मैं बता दूं हीरो ही बनना नहीं होता इंडस्ट्री में काम करना। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने के साथ साथ और भी काम होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, नर्सिस होते हैं, स्टाफ्स होते हैं। तो ऐसे ही मैं भी एक कलाकार हूँ, तो हीरो बनने की चाह में तो नहीं, हाँ ऊपर वाले हीरो बना देंगे, अच्छा रोल दे देंगे तो हीरो तो हर एक, आप भी अपनी यहाँ की हीरोइन हो, तो काम करना है, मैं कलाकार हैं, बस एक शुद्ध देसी कलाकार। हम विश करते हैं कि इस पॉडकास्ट के बाद आप जरूर हीरो बने, फिर एक और पॉडकास्ट करेंगे, फिर हीरो के साथ पॉडकास्ट करेंगे। मेरा तो पहला शो ही हीरो, तू मेरा हीरो, और उसने किरदार नेम भी हीरो। बिल्कुल। सोहित कोई ऐसा एक रिजेक्शन जो आज भी चुभता हो कि यार वो रिजेक्शन मुझे क्यों मिला था? हाँ हाँ बहुत। जब मैं मुंबई नहीं पहुंचा था, इवेंट्स करता था और एक आध जी। ऑडिशन देता था, तो मैंने जैसा बताया कि न्यूज चैनल ही हमारे लिए फिल्म सिटी था। जी। फरीदाबाद के लिए नोएडा जाना अपने आप में, और नोएडा भी मैं स्कूल से बंक मार के जाता था। ओके। हाँ, सारे जो कपड़े थे स्कूल के वो मैं जहाँ पे क्लिनिक पे काम करता था छुपा देता था, और वहाँ उनके जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर खान साहब, उनके उसमें से 60-70 रुपए मांग के उस पर चिट लिख देता था कि सर मैंने आज 60 रुपए लिए हैं, 70 रुपए लिए हैं, लिख के जाता था। ईमानदार एक्टर हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं चुरा लूंगा, तो लिख के फिर जाता था। तो मैं आज भी याद है, नोएडा जाने के बाद एक बंदे ने बोला कि आपने देखा होगा न्यूज चैनल में पहले वो दिखाते थे क्राइम शोज के बीच में छोटे छोटे सीन, नाट्य रूपांतरण ऐसा कुछ करके, तो उसमें मुझे बुलाया गया कि कल आ जाओ, तुम्हें ना चाकू मारना है। मैं बड़ा खुश हो गया कि चाकू मारने का सीन है, चलो चलते हैं क्राइम। गया तो वहां पे देखा, बोला नहीं आप नहीं हो सकते। मतलब काफी बहुत गौर से देखा, बहुत सारे लड़के लड़की खड़े थे, बोले नहीं तुम नहीं हो सकते। मैं बड़ा आंखों में आंसू भी आ गए, बोले नहीं वो तुम रिच नहीं दिखते हो ना, थोड़ा हमें रिच दिखने वाला चाहिए। उस टाइम मैं थोड़ा और वो था, तो मैंने कहा सब देख लो थोड़ा कहीं पीछे। बोला नहीं बहुत, मतलब मैंने एक्ट भी करके दिखाया तो समय तारीफ की, एक्टिंग बहुत अच्छी, लेकिन यहाँ तुम फिट नहीं हो। तो मैं, मुझे आज भी याद है, पता नहीं नोएडा का कौन सा सेक्टर था, किसी को कोठी में शूट करते थे, उनका सर का कोऑर्डिनेटर का नाम भी आज भी याद है, राजेश दुआ जी थे। जी। तो मैं बड़ा, उन्होंने थोड़ा सा हौसला दिया, कोई बात नहीं नेक्स्ट में ट्राई करते हैं, लेकिन उस टाइम तो दुख हो रहा था। तो रोते रोते मैं आया था धीरे धीरे, और कुछ दूर पे आके फिर चाय पी, और फिर धीरे से फिर परेशान होकर घर आया। और ऐसे एक दो रिजेक्शन और भी मिले थे मुझे। करकटडुमा के मॉल के आगे किसी ने बुलाया कि शूटिंग करेंगे, और वहाँ लड़के लड़के हाई फाई आपकी तरह, सुंदर सी लड़की, सुंदर से लड़के, उस बीच में मैं, ऐसा लगा कि मैं यहाँ कैसे करूंगा। लेकिन जब एक्टिंग देखी तो उनको लगा ये बहुत अच्छा करेगा, और लड़के लड़की फेल हो गए बिल्कुल। तो वही बात होगी कि टैलेंट मैटर करता है। लेकिन दीपा मैं कहूंगा टैलेंट बाद में मैटर करता है। पहले आप उस स्टेज, जैसे मान लो ये मंच है और आपको लुक देखकर आपको नहीं बुलाया गया, दूसरे को बुला लिया गया, मतलब जो सुंदर है, तो उसका तो सारा काम हो गया, पैसे भी कमा लिए उसने, नेम फेम भी हो गया, बाद में वो टैलेंट आ भी गया तो कि मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि मेन क्रेडिट तो मेन लीड ले गए, तो ये पंगा होता है।
सो अब उन डॉक्टर से मिलना होता है जिनके ड्रॉ से पैसे निकाल के जाते थे? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब आंसू, मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टर साहब मेरे को जो भी मिले बहुत सपोर्टिव जी, मिले। जी। और चाहे डॉक्टर खान हो, डॉक्टर पूरन अग्रवाल जी हों, और डॉक्टर दीपक जैन साहब हों, तो सबको लगा कि कुछ अलग लड़का है ये, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इस तरह से सपोर्ट किया कि जॉब होती है 6 से 8 घंटे की, जी। मैं ऐसे ड्यूटी करता था अपनी मर्जी से। सर मैं 6 बजे आऊंगा, 10 बजे चला जाऊंगा, सर मैं 4 बजे आऊंगा, 6 बजे चला जाऊंगा, तो मुझे रख लेते थे, क्योंकि मैं शुरू से ना बहुत ज्यादा देर काम नहीं कर पाता हूँ। कला के क्षेत्र में मुझे 24 घंटे खड़ा कर दो, लेकिन अगर कोई आप कहोगे कि एक अधिकारी बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, तो मैं 2-4 घंटे, जैसे लगता है कोई सीनियर बंदा आ रहा हो झांक ताक के चला गया। तो इन डॉक्टर्स ने मुझे सपोर्ट किया। और मैं जब बंक भी मारता था, आंसू आपको बताऊं, तो डॉक्टर साहब को पता होता था कि पैसे ले जाता है, लेकिन ये नहीं पता होता था कि कहाँ जाता है। एक दिन आपकी अदालत चला के वो बैठे हुए थे, मैं भी पीछे वो दवाइयां कूट रहा था ऐसे ऐसे करके, पेशेंट के लिए पीसते हैं ना, तो उन्होंने मुझे देख लिया कि ये तू है क्या, मैं नहीं हूँ, मतलब तू है। फिर बाद में कहीं 1-2 बार और हुआ ऐसा वाक्य कि भाई ये करता है ऐसा कुछ, तब उनको लगा, उन्हें लगा हायर हमने किया, काम कहीं और करता काम है। कहीं और कर रहा है ना, तो दवाइयां यहाँ पीस रहा है और जड़ी बूटी कहीं और जाके दे रहा है। लेकिन हाँ, उस दौरान वो लोग इतना वो नहीं करते थे, वो लोग मजाक भी उड़ाते थे कि पता नहीं कौन से शौक पार लिए हैं इसने, ऐसा करके, ये इन सब में कुछ नहीं रखा। लेकिन जब मेरा 1-2 शो बड़े लेवल पे आया ना, तब उनको थोड़ा सा जब लगा कि अरे ये तो कर रहा है, तो कई बार होती है ऐसी आपकी चीजें। बातें सुनकर रणदीप हुड्डा का एक एग्जाम्पल सामने आ रहा है, क्योंकि कपिल शर्मा के शो पर उन्होंने कहा था कि मुझे भी कोई सपोर्ट नहीं करता था, सब कहते थे कि नाच गाने वाला काम करना है इसमें, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इनकी फैमिली से भी सब अच्छी पोस्ट पर हैं। पर देखिए आज इंडस्ट्री में उनका कितना बड़ा नाम है। मेरी फैमिली में तो कोई अच्छी पोस्ट है ही नहीं, सब छोटे छोटे पोस्ट तो है ही नहीं है, कुछ नहीं है। बस पिताजी हैं, मम्मी पापा हैं, ये है कि उन्होंने बस यही बहुत बड़ा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दिया कि उन्होंने मुझे रोका टोका नहीं। ये बोलते हैं कि भाई बच्चे को बाप कहता है इतना कमा के दे, फिर कुछ भी कर। मेरे पिताजी ने कभी बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं किया, और मैंने उसका फायदा भी नहीं उठाया। मैंने कोशिश की कि उनका नेम फेम अच्छा हो, उनकी वो चीजों को मैं बना के रखूं, डिग्निटी को। चलिए, स्ट्रगल का तो आपने बताया कि बुलाकर फिर एक्टिंग नहीं कराते थे, लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपको लगा कि यार ये रोल मेरे लिए बना था बट किसी और को मिल गया? हाँ बिल्कुल, अभी अभी बहुत जल्दी का है, एक शो आता है स्टार प्लस पे, उड़ने की आशा, बड़ा हिट शो है जी। और उसमें होली के एक दिन पहले की बात है, मैं होली मनाने घर आया था। ठीक है। मैं 30 तारीख को मैं आया ही था, 28-30 के आसपास में आया था। और एकदम से रात को होली से एक दिन पहले आता है कि एक ऑडिशन बना के भेजो, ऐसा सोई जी आप हो बॉम्बे? तो मैंने कहा हाँ। तो वो 2-3 दिन पहले ऐसे पूछ लिया था, मैंने कहा ठीक है। उस टाइम मैं बॉम्बे ही था, फिर एकदम से मैं घर आ गया होली के चक्कर में। और जैसे ही आए ऑडिशन बना के भेजा, तो रात को 2 बजे मैसेज आता है कि आपका ऑडिशन बहुत फाइनल है, चैनल आई ने बिल्कुल डन कर रखा है, तो ऑलमोस्ट कल शूट रहेगा। तो मैंने कहा कल तो होली है। तो बोले नहीं, होली तो हो गई मुंबई में। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, बता देना, मैं आ जाऊंगा। मतलब मुझे लगा फ्लाइट पकड़ के भाग जाऊंगा मैं फटाफट से। बोला नहीं, वो आपको आना पड़ेगा, और एकदम से, क्योंकि सुबह मैं जब बॉम्बे पहुंचा, एयरपोर्ट उतरा, तो पता चला चैनल ने और ऑप्शन मांग लिए। तो मुझे बहुत, ही तो अभी का वाक्य है बिल्कुल, अभी तो मतलब बासी भी गई है, अभी गई है ना। हाँ। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर कास्टिंग डायरेक्टर के अंदर शायद दिल होता भी है या नहीं होता, मुझे नहीं पता। और कास्टिंग डायरेक्टर इसमें गलती भी नहीं, क्योंकि वो प्रोफाइल को खाली आपके प्रोफाइल को आगे पहुंचाते हैं। ठेकेदार से समझो मालिक के पास पहुंचा दिया। चैनल होता है माई बाप, चैनल चाहे तो खजूर को छुआरा बना दे, छुआरे को खजूर बना दे, चैनल का कुछ नहीं पता जी। तो मेरा नहीं हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं हुआ तो अब क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें हमेशा एक एक्टर को हमेशा फेस करनी पड़ती है। कई बार शूटिंग होने के बाद वो हटा देते हैं, दूसरे एक्टर को ले आते हैं। कई बार शो पूरा शूट होने के बाद टीवी पे डेट रिलीज हो जाती है कि ये शो आने वाला है। अभी एनटीवी पे एक नया शो रिलीज होने वाला था, मैं नाम नहीं लूंगा, ऑडियंस समझदार जान जाएगी। वो प्रोमो डलने के बाद उस शो को हटा दिया गया। वो कब शो रिलीज ही नहीं हुआ, प्रोमो आ गया कि 16 तारीख से इस टाइम ये शो आने वाला है। उसमें बड़ी स्टार कास्ट, जो कलाकार बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट हुए होंगे, उनकी कितनी होप्स है ना। और वो शो एकदम से चैनल, और मुझे लगता है कि पता नहीं क्या चाहते हैं चैनल वाले। मतलब चैनल में ना कोई क्रिएटिव बंदा बैठना चाहिए। पढ़े लिखे लोग आके, पढ़े लिखे वाला ये काम ही नहीं है। पहली बात तो कला क्षेत्र जो है ये इंटरनली चीजें होती हैं। तो चैनल में अगर चैनल वाले देख रहे हो, जितने भी चैनल में ना, एक क्रिएटिव बंदा बैठना चाहिए। तो राइटर बैठना चाहिए, या कोई क्रिएटिव डायरेक्टर बैठना चाहिए, या कोई एक्टर ही बैठना चाहिए।
जो सिर्फ कास्टिंग को देखे, जो कला क्षेत्र की चीजों को नोट करे, और जो मार्केटिंग का टीम है वो चैनल देखे, जो सिस्टम है पैसों तो वाला। अभी चैनल्स में बैठे कौन है फिर? बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हम समझ एक बंदा तो कोई है ही नहीं चैनल में, तो हर 10 दिन बाद लोग चेंज हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या रहता है कि आप प्रोमो भी रिलीज कर रहे हो फिर आपका शो नहीं रिलीज हो रहा? ये हम सब सारे कलाकारों को नहीं पता है, क्योंकि एक कलाकार बड़ा इनसिक्योर होता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। जी। तो कलाकार जब तक टेलीकास्ट हो रहा होता है तब तक अपने आप को सिलेक्शन के उसमें मानता है। कलाकार को ये भी नहीं पता होता कि आज आप ऑन एयर जा रहे हो टीवी पे, कल कोई आपसे कुछ बात नहीं बनी या कुछ, क्योंकि हर एक लाइन में छोटी मोटी बहस और नॉर्मल चीजें तो होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, तो आपको मार दिया जाएगा या आपको रिप्लेसमेंट दे दिया जाएगा, दूसरा आ जाएगा। मार दिया जाएगा मतलब ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन? नहीं, ऑन स्क्रीन मार दिया जाएगा, ऑफ स्क्रीन तो नहीं मारते हैं। इतना माहौल गंदा नहीं है मुंबई का, मुंबई में लोग बहुत सेफ हैं। मुझे लगता है फरीदाबाद और दिल्ली और पूरी इंडिया में मुंबई से ज्यादा सेफ एरिया कोई नहीं है। वहां पे लड़के लड़कियां, माँ बाप, भाई बहन पूरी रात घूमते रहो। आप कह रहे हो कि सेफ नहीं है, नहीं, लेकिन अगर आपको पता हो #MeToo चला था, कितना सेफ है मुंबई? वहां पे तो दिख अपनी गया मर्जी था। से, मैं अपनी मर्जी से पानी पीना चाह रहा हूँ, ये लोग पी लिया पानी अपनी मर्जी से। अब बाद में मैं बोल दूं कि मैंने को जबरदस्ती पिलाया गया है तो एक अलग बात है ना। तो आप कह रहे कि MeToo जबरदस्ती है? नहीं, अपनी मर्जी से था। अच्छा। तो बाद में ऐसा मुझे पता चले कि क्या नाम है कि आंसू ने आज मुझे चाय पिलाया और मैंने बड़ी अच्छे से पी लिया, और कुछ दिन बाद देखा आंसू तो बहुत अमीर हो रही है। अब मैं आंसू पे ब्लेम करता हूँ कि अरे मैंने चाय में कुछ मिला के डाला था और फिर मुझे पिलाया था। तो वो तो एक न्यूज में आने वाली बात है और ऐसा कुछ भी नहीं है। सोहित, ऑडिशन को लेके ना हमेशा सोसाइटी की ही बात करेंगे हम, एक ना नेगेटिव थिंकिंग है कि ऑडिशन मतलब कुछ गलत, और मोस्टली जो फीमेल एक्ट्रेस होती हैं वो अपना इस तरह का एक्सपीरियंस शेयर भी कर चुकी हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, कई बड़े डायरेक्टर्स पर ऐसे ब्लेम भी है। तो पर्सनली आपसे पूछना चाहेंगे कि ऑडिशंस में क्या होता है, एक्चुअल में क्या रहता नहीं, है? आप मुझे बताओ, ये तो चलो एक टीवी की दुनिया और सिनेमा की दुनिया हो गई, डिजिटल दुनिया हो गई है ना। किस लाइन में लड़कियों के साथ गलत नहीं होता है? किस क्षेत्र में? मैंने हॉस्पिटल में भी काम किया है, मैंने बहुत सारे ऑफिस में भी काम किया है, कहीं बिना चाय भी बनाया है ना, और मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा भी है। जी। तो लड़कियों के साथ तो गलत हर तरफ होता है, जहाँ पे लड़कियां भी गलत होती है कई जगह, है ना। और रही बात कास्टिंग की, मुंबई की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब अपनी मर्जी से होता है, जबरदस्ती कहीं, मुझे तो लगता है और फील्ड में तो जबरदस्ती भी चीजें होती हैं। इंडस्ट्री एक ऐसी अच्छी जगह है जहां पर बेगर मर्जी के लड़की को ऐसे टच भी नहीं किया जाता है। मैं दिल से बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, ये मैं बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ। इंडस्ट्री में ना, हमारे बॉलीवुड में बताया जाता है, बकायदा बताया जाता है कि ये सीन है, ये चीजें हैं, इस तरह का सीन होना है। आप अगर इच्छुक हो तो आपका वेलकम है, नहीं तो कोई बात नहीं, दरवाजे दूसरे के लिए भी खुले हैं। और इंडस्ट्री में तो मुझे पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या नहीं होगा, तरीके से बेवकूफ बना दिया। यहाँ तो क्लियर साफ है, मतलब पारदर्शी हम बोल सकते हैं। तो लड़कियों के साथ ऐसा कास्टिंग काउच की जो बात होती रहती है ना हमेशा, मेरे हिसाब से ये हर तरफ है। कास्टिंग काउच हर एक इंडस्ट्री में है, यहाँ पे दिखती हैं चीजें, वहां पे दिखती नहीं है। आप अभी नर्सों के पास चले जाओ, नर्सों से पूछना शुरू कर दो तो नर्स सारी नर्सों के इकट्ठा कर लो, वो भी बताएंगी। आप किसी कंपनी में छोटे एम्प्लॉय जो लड़कियां हैं उनके पास चले जाओ, उनके बॉस के बारे में भी किस्से खुल के नजर आ जाएंगे। आप किसी फोरमैन जो वो होते हैं रिक्शे वाले से लेके वर्कशॉप वाले, उनकी जूनियर लड़कियों के पास चले जाओ, वो भी कहेंगी कि हाँ मेरे बॉस ने ऐसे छेड़ा, मेरे सर ने ऐसे टच किया, मेरे डॉक्टर साहब ने ऐसे मुझे फंसाया। तो ये हर तरफ है। ये इंडस्ट्री की बात थोड़ी ओपन हो जाती है तो हम अपनी बातें रख लेते हैं, तो बात तो सबके पास है बात बताने को, क्योंकि मुंबई लोगों के ना एक माइंड सेटअप्स हो चुके हैं इंडस्ट्री कि मुंबई और कास्टिंग काउच को इक्वली लेकर चलते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है आंसू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बोला ना कि बॉलीवुड से साफ जगह कोई है ही नहीं इंडस्ट्री में, क्योंकि लड़कियां वहां अपनी मर्जी से जाती हैं, कोई किसी को घर से तो उठा के लेके नहीं जाता। अपनी मर्जी से जाने के बाद अपनी मर्जी से बात भी करती है कास्टिंग वालों से, अपनी मर्जी से काम भी मांगती हैं, अपनी मर्जी से शूट भी होता है, और अपनी मर्जी से वो चाहें उनके साथ घूम फिर भी सकती हैं। वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी ना आंसू। ठीक है, आजकल OTT का जमाना ज्यादा हो गया है, तो आप टीवी एक्टर हैं,
तो कभी लगा कि अब टीवी पर जो व्यूअरशिप है वो कहीं ना कहीं गिर रही है ओटीटी के आने से? क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफ है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम ऑफिस में, अब कॉर्पोरेट लाइफ ज्यादा हो गई है, तो ऐसे में कोई टीवी के मतलब मैं खुद अगर देखा जाए तो 1.5 साल हो गए कभी टीवी ऑन करके नहीं देखा। हम देखते ही नहीं क्योंकि हम अपनी स्क्रीन पर ही सब कुछ देखते हैं। बिल्कुल। तो ओटीटी के आने से एक टीवी एक्टर की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क तो पड़ा है। पहले टीवी घर घर में मतलब पहुंचता था और जी। वहां के जरिए दर्शक के साथ जो टीवी कलाकार होते तो बहुत अच्छे से जुड़ जाते थे दिल जी। से। अब टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, हम्म। जो घर में जो लेडीज हैं वही शायद देखती हैं, या कुछ जी। ओल्ड जो बुजुर्ग लोग हैं वो देखते हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया और ओटीटी आ गया है, तो कलाकार शिफ्ट हो गए हैं। जी। अब वर्टिकल्चर नहीं लगा। पहले हम लोग सीरियल में काम करते थे तो उसमें थोड़ा सा आरामदायक शूटिंग होती थी। अब वर्टिकल हो गया क्योंकि वो इस तरह का हो गया। पहले हम ऐसे थे, अब हम ऐसे हो गए, तो हम अब बंध गए हैं थोड़ा सा, और मेहनत ज्यादा हो गई है। तो जी। इसलिए फर्क पड़ा, क्योंकि टीवी से ज्यादा वर्टिकल और वेब सीरीज ओटीटी चीजें आ चुकी हैं। तो इस सारा डिवाइड हो चुका है। टीवी का जो स्तर है वो मुझे लगता है गिरा नहीं है, कम हो गया है। समय के साथ साथ चीजें चेंज होती हैं, फिर वही कलाकार इधर शिफ्ट करेंगे, को इधर करेंगे, यही चीजें हैं। कभी बिल्डिंग, कभी घर, कभी कोठी, कभी जी। मकान, ऐसा समथिंग कुछ। मौका मिलेगा तो ओटीटी की तरफ जाओगे? मिल जाए मौका, मैं तो कह रहा हूं अभी चला जाऊंगा, अभी उठ के चला जाऊंगा मौका मिले नहीं तो। नहीं, हमारा पॉडकास्ट तो कंप्लीट करा के जाना। नहीं, मौका बीच में मुझे हम मिला उठने है, भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। रणदीप हुड्डा जी की आपने बात की है, तो रणदीप हुड्डा जी के साथ मैंने इंस्पेक्टर अविनाश वेब सीरीज की है। ओके। उसमें किरदार मेरा बहुत बड़ा नहीं था, जी। लेकिन ठीक ठाक किरदार था। उनके साथ ही स्क्रीन शेयर किया मैंने। तो रणदीप हुड्डा जी बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छी चीजें हैं, तो उनके साथ वेब सीरीज, एक बड़ी वेब सीरीज की है इंस्पेक्टर अविनाश। एक आध फिल्में भी की हैं जो 8 फिल्में हैं। जी। हाँ, लेकिन अभी कमर्शियल मूवी भी करनी है और कमर्शियल वेब सीरीज भी करनी जी। है। शशांक सिंह राजपूत नाम तो सभी जानते हैं। जैसे वो आउटसाइडर थे, स्ट्रगल किया, उसके बाद अपना नाम बनाया शशांक सिंह राजपूत। उसके सुशांत। सुशांत, ठीक है ठीक है, स्टार्ट इसी में कर रहे हैं, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत नाम आप जानते ही हैं। आउटसाइडर थे इंडस्ट्री में, स्ट्रगल किया, नाम बनाया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से खबरें आई, उसने इंडस्ट्री में कई बड़े लोगों पर सवाल खड़े किए। लेकिन इसमें ना एक मेंटली चैलेंज सबसे बड़ा सवाल हुआ था कि आउटसाइडर के लिए इंडस्ट्री में टिकना बहुत बड़ा मेंटली चैलेंज होता है। तो आपने भी बताया कि आप आउटसाइडर ही काउंट हो गए, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, फैमिली बिल्कुल। बैकग्राउंड नहीं था, बिल्कुल। स्ट्रगल किया, आपने खुद से कॉल की, रोल मांगे, तो किस तरह से आप उस मेंटली प्रेशर को डील करते हो? मुझे लगता है देखो, मेहनत हर एक कलाकार करता है, चाहे मैं हूं या सुशांत सिन्हा जी हों। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कह सकते हैं। मैं इस पर इसलिए ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे उतना पता ही नहीं, क्योंकि उस लेवल तक मैंने अभी काम भी नहीं किया है ना। जी। तो कुछ चीजें सच्ची हैं, कुछ चीजें झूठी हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जब तक हम जिस चीज के बारे में अच्छे से जानते ना हो तो हमें लगता है उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसी, अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे कलाकार आउटसाइडर से आए हैं और वो आज भी अच्छा काम करें। कार्तिक आर्यन जी को देख लो, उनका भी कोई माई बाप नहीं था इंडस्ट्री में, वो हीरो की उसमें चले गए है ना। तो मैं तो खैर अभी उस कैटेगरी पे हूं भी नहीं, होना मैं हीरो बनने वाला हूं, इस तरह का मुझे कोई शौक नहीं। मुझे कलाकार बनना है जो सब जगह काम हो, ये नहीं साल में एक पिक्चर करूं, मैं सोचा साल में 12 पिक्चर में मैं रहूं, मेरा ये मानना है। मैं अपने आप को शुद्ध कलाकार समझता हूं और मुझे किरदार प्ले करने हैं, ना कि मुझे वो एक मील लीड पकड़ के एक शो किया फिर 12 साल आप घर बैठे हो, 10 साल आप ऐसे ही बैठे हो। नहीं, मुझे वो 10-12 साल में लगातार काम करना है। मुझे काम करते रहना बहुत पसंद है। तो मैं मानता हूं कि इसमें किस्मत का भी खेल है और कुछ कनेक्शन होता है ना, अपना भी चीजें चलती रहती हैं। ऑफ कैमरा कैसी जिंदगी जीते हो? जैसे अभी हूँ मैं ऐसे ही हूँ। मैं ऑफ कैमरा भी ऐसे ही हूँ, ऑफ कैमरा में मैं थोड़ा चाय ज्यादा पीता हूँ। ओके। तो शौकीन हूँ मैं। और ऑफ कैमरे में मैं कई बार गुस्सा भी बहुत करता हूँ अपने घर पे, और अच्छी चीजों के लिए, अच्छे मम्मी की सेहत के लिए, पापा की सेहत के लिए, कि ये खाया करो, ये मत किया करो, नुकसान करेगा, ऐसा कुछ करके। तो ऑफ ऑन मिक्स में इंडस्ट्री में फेवरिज्म को कैसे देखते हो आप? क्योंकि बहुत सारे ऐसे, जैसे भी आपने कार्तिक आर्यन की बात की, देखा जाए तो कुछ बड़े डायरेक्टर्स के साथ वो हमेशा देखे भी जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी एक्टर और एक्ट्रेस भी है जो उन डायरेक्टर्स के साथ कभी दिखते भी नहीं और फिर उनको मूवीज मिलती भी नहीं। ये एक्चुअल एक रियलिटी है जिस पे बहुत बातें भी होती है। तो आप इस फेवरिज्म को कैसे देखते हो? मुझे लगता है कि जब जो चल रहा होता है ना, उससे कनेक्शन बन जाता है। ठीक है। जब काम मिलना होता है, जब जिसे काम देना होता है, जब आपका एक ऑरा एक सही समय चल रहा होता है ना, तो चीजें अपने आप ही बुनती चली जाती हैं। जो डॉक्टर आपसे बात नहीं करेंगे वो भी आपसे
जुड़ेंगे और आपको काम देंगे, चाहे आप उसके रिश्ते में हो, चाहे आप उसमें जानकार हो या ना हो। जैसे अभी शिल्पा शिंदे जी, भाभी जी। जी घर पर है में 1-1.5 साल बाद उन्होंने शो को क्विट कर दिया था जी। और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई उनके नाम पर, है ना, यस। कि शो चलेगा नहीं चलेगा। फिर शिवांगी आत्रे जी आई, 10-11 साल शो चला दिया, जी। मूवी भी बन गई और एकदम से चैनल के दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने शिल्पा जी को बुला लिया। बल्कि शिल्पा जी के बारे में सुना था मैंने कि उनको बैन कर दिया गया है, उनको ऐसा हो गया कंट्रोवर्सी भी है, काफी बड़ी हुई थी। बड़ी हुई थी। अब बताए बैन कर दिया, कोई शो उनको मिला नहीं उसके बाद, बस एक बिग बॉस में आई थी, है ना, और अल्ट बालाजी की एक वेब सीरीज में वो आई थी, लेकिन उसके बाद कहीं नहीं काम था। लेकिन देखो, जब चैनल ने ही बैन किया, प्रोडक्शन हाउस ने बैन किया, फिर वापस शिल्पा शिंदे जी अभी आके अपने भाभी जी 0.2 को कंप्लीट कर रही हैं। जी। छोटे पर्दे के एक्टर्स को मोस्टली लोग ओवररेटेड कर देते हैं, तो कभी ये चीज फेस की आपने? हाँ, होता है, कई बार डायरेक्टर्स भी करते हैं। कई बार उनको लगता है कि ये टीवी शो वाला एक्टर है, ये मूवी में नहीं कर, बल्कि डायरेक्टर्स को ये सोचना, जो टीवी शो में स्क्रिप्ट ऐसे देते हैं और तुरंत कैमरे के आगे जाके सीन करना पड़ता है। ओके। तुरंत ऐसे देखा और तुरंत सीन करो। बल्कि मूवी वाले एक्टर को 1-1 महीने 2-2 महीने पहले ही सीन समझा दिया जाता है, वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें डेप्थ में जाने की जो समय है वो मिलता है। टीवी एक्टर को तो बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसे देखो, तुरंत करो, यूं देखा, ऐसे गरम गरम आया स्क्रिप्ट और आप फटाफट से छाप दो। तो मुझे लगता है कि एक्टर तो एक्टर होता है, चाहे आप टीवी पे काम करा लो, ओटीटी पे करा लो, या वेब सीरीज में करा लो, या फिल्में में करा लो। अभी आपने भाभी जी घर पे जिक्र किया, वो मेरा पर्सनल फेवरेट सीरियल है। सो विभूति जी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन कैसे रहते हैं? क्योंकि स्क्रीन पे तो वो काफी हंसमुख और किस तरह से शरारतें करते रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? नहीं, अच्छा है वो, जैसे ऑन स्क्रीन है वैसे ही वो ऑफ स्क्रीन भी है। जी। हाँ, ऑन स्क्रीन में थोड़ी ज्यादा वो मस्ती मजाक करते हैं, ऑफ स्क्रीन थोड़ा सा वो शांत होकर अपने रूम में चले जाते हैं। वैसे हाय हाय ऐसे करके करते हैं, कभी गपशप रिहर्सल में हो गई, स्क्रिप्टिंग में हो गई तो वो करते हैं। रोहिताज जी मस्त हैं, जी। वो उनके साथ हम लोग घूमते भी हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, जी। रील्स भी बनाते हैं, तो उनके साथ मजा हो रहा है। तो सबका अपना एक अलग नेचर होता है। डेविड चाचा जो भाभी जी में है, जी। वो और मस्त इंसान है, वो पूरे टाइम एक बैठक सी बना लेते हैं अपने रूम में। वो हो गए, रोहिताज जी हो गए, मैं हो गया, और भी तमाम कलाकार हो गए भाभी जी के, तो इनका सबका मजमा लगता है। ओके। और जो विभूति जी हैं, आसिफ शेख जी, वो अपने रूम में थोड़ा सा रहते हैं चुप से, और जब निकलते हैं तब बातचीत करते तो हैं। सेट पे सबसे ज्यादा फन कौन करता है? सबसे ज्यादा फन तो मुझे लगता है कि सारे ही लोग करते हैं, कि भाभी जी की जो टीम है ना, जी। वो अपने आप में एक ऐसा गुलदस्ता है कि एक एक फूल उनका निखरा हुआ है। बिल्कुल। चाहे वो टीका हो, टिल्लू हो, मलखान हो, चाहे रोहिताज जी हो, तिवारी जी मतलब हो, सारे लोग, अनूप जी हो, सब मस्त हैं। ये हप्पू जी हो, है ना, अभी मैंने हप्पू जी के साथ एक मूवी योगेश भाई के साथ शूट किया है जी। हरिद्वार में, इस ओके। वजह से मैं फरीदाबाद आ गया जल्दी से। तो बहुत मस्त इंसान है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम लोग एकदम है। इसलिए वो शो आज भी चल रहा है और बिल्कुल चलता सदाबहार है वो। सदाबहार है। जी। सेट पे आपका रूटीन क्या रहता है? रूटीन प्रोडक्शन हाउस के अकॉर्डिंग होता है। जब वो बुलाएंगे, 6 बजे बोलेंगे तो आपको 6 बजे जाना है, 8 जी। बजे बोलेंगे तो 8 बजे पहुंचना है, और 12 घंटे का हमको वहाँ पे काम करना है, अगर जब तक आपका सीन 12 घंटे की शिफ्ट होती है 12 आपकी? से 14 भी हो जाती है कई बार। 14 भी हो जाती हाँ, है। और कई बार जल्दी भी फ्री हो जाते हो, अगर आपका सीन हो चुका है तो मना भी कर देते कि भाई आप बाय बाय, अगले दिन मिलेंगे। अच्छा, एक जो मेन लीड होती है, जैसे कि आपने बोला कि हम पूरा बैठते हैं बैठक बना के, उसमें मेन लीड, सपोर्टिंग रोल सब बैठते होंगे। सारे सारे तो कभी डायरेक्टर का ऐसा कोई बिहेव रहता है कि मेन लीड को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, फिर सेकंड नंबर पे किसी और को ट्रीट किया? ये भी हर तरफ ही होता है, हर एक इंडस्ट्री में होता है, लेकिन इसमें भी होता है कि मेन लीड पे थोड़ा ज्यादा फोकस होता है, कैमरा थोड़ा उसको चिपक जाता है जाके, जी। कैरेक्टर कैमरा ढूंढ रहा होता है कि थोड़ा मेरी तरफ भी देख लो। तो ये तो बड़े छोटे वाला जो खेल है ना, बड़ी मछली छोटी मछली, जी। ये मुझे लगता है चलता ही रहेगी जब तक धरती है। जी। तो मेन लीड के ऊपर मीडिया भी पीछे पड़ जाती है, बिल्कुल। मेन लीड के ऊपर डायरेक्टर का फोकस, क्रिएटिव का फोकस, प्रोड्यूसर का फोकस, इतना फोकस कि वो फोकस होता रहता है। और जो कलाकार होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं हमारे तरफ भी भाई फोकस करो, और मुझे लगता है जहां सबके ऊपर फोकस किया जाता है, जी। वो शो, वो प्रोजेक्ट अपने आप हिट होता है। जैसे तारक मेहता, भाभी जी घर पर हैं, और बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो अभी हमें याद नहीं है, हम 5 है ना पुराने टाइम जी। का, जहां सब पर फोकस है, वो सबके बीच सबके दिलों में राज करता है। बिल्कुल। तो अभी कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो आप? हाँ, एक दूरदर्शन पे एक शो आने वाला है, अजी सुनते हो। ओके। तो उसमें ये ऑडियंस के लिए एक अच्छी चीज होगी कि मैं अब तक थोड़े से कॉमिक किरदार में नजर आया हूँ। उसमें मैं कॉमिक नहीं हूँ, डार्क एक्टिंग, क्योंकि मुझे आज भी कॉमेडी रोल ज्यादा मिलता है, जी। बट मेरी डार्क एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, जो ओके। बिल्कुल नेचुरल बातचीत वाली है ना। तो उसमें मैं मामा का रोल प्ले कर रहा हूँ, बंटी मामा।
तो बंटी जो मामा। अपनी भांजी पे नजर रखता है, वो कहाँ जा रही है, किस लड़के से मिल रही है, फिर वो आके अपनी बहन को आग लगाता है, इतनी बात को, इतना 25 ग्राम बात को 1.5 किलो बना के बताता है, फिर जीजा से वो करता है कि तुम्हारी बेटी ऐसा। तो ये ऐसा एक अच्छा किरदार मिला है बंटी मामा का, जो बहुत ही जल्द प्रसारित होगा। अभी डेट रिलीज नहीं हुई है उसकी, ओके। बहुत जल्दी आने चलिए वाला है। बधाई देते हैं आपको इस रोल के लिए कि बहुत ही पॉपुलर बने। जो आप चाहते हो कि आप मेन लीडर एज अ हीरो आओ, तो बंटी मामा से फिर आप बंटी बनकर आओ। ठीक है, बंटी बन के आऊं। ठीक है। तो अभी हम आपके ना नए नाम से ही आपको एड्रेस करेंगे। सो बंटी मामा, आपकी जिंदगी का ऐसा कोई स्ट्रगल जो कभी किसी स्क्रीन पर आपने शेयर ना किया हो? हुआ है, जैसे कि मैं बताता हूँ कि 2014 की बात है। मैं न्यूज चैनल्स में काम ढूंढता था कि मुझे बस टीवी में आने का मौका मिले। जी। इवेंट्स तो मैं करता ही था, लाइव शोज में। तो जी। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक स्क्रीन मिला, एक शूट किया था। जी। और उस टाइम ना कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते थे जो मुझे इवेंट्स देते थे, जिसमें एक कट रख लेते थे। अगर मेरे नाम पे, मुझे आज भी याद है, मेरे नाम पे मुझे 30,000 रुपए एंकरिंग में मिलता था, तो मुझे 3,000 रुपए दिया जाता था, और मुझे बताया जाता था कि 3,000 रुपए हम आपको देंगे। जब मैं 3,000 रुपए के लिए हाँ भर देता था और इवेंट को करता था, तो जब चेक लेना होता था तो जी। 30,000 का होता था। बट मैंने कभी शिकायत नहीं की, मैंने कहा मैं 30,000 का आदमी हूँ, भले ही मुझे अभी 3,000 मिल रहे जी। हैं। तो ऐसे बहुत इवेंट करते करते एक इवेंट मिला था मुझे 2014 के होली समारोह। जी। तो मैं और मेरे जो दोस्त हैं जयदेव जी, हम लोग इवेंट को किया, और पहली बार 7,000 का अमाउंट डायरेक्ट मुझे मिलने वाला था। मैंने कहा चलो इसमें कोई कट नहीं है, ये 7,000 मिलेगा। और मैं अपना हैट वेट लगा के बढ़िया शूट का, मतलब उस शो को किया, और उसको शूट भी किया हमने। और फिर मैं अपना घर की तरफ निकल गया। घर निकला, ओल्ड फरीदाबाद पे ही मैं उतरा। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत गेटअप में दिख रहा था, बस एक हैट लगा रखी थी, बाकी और मैंने जो ब्लेजर वगैरह पैक करके अपना काम, और पैसे भी थे मेरे पास 7,000 रुपए। तो मुझे एक गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लिया गया। और किसने बिठाया? मेरे रिश्तेदार थोड़े ना थे, अच्छा। जैसे थे जो लूटखोर थे, उन्होंने बिठा लिया और इतनी अम्मी चाकू निकाल के गर्दन पे रख दिया दोनों तरफ। जैसे गाड़ी ऐसे खड़ी और मैं पीछे से आ रहा था, कोई सवारी उस दिन मिल नहीं रही थी, क्योंकि हाँ। होली के एक दिन पहले बहुत जल्दी ऑटो वगैरह बंद हो जाते हैं। वो 10 साढ़े 10 का ही टाइम था, ज्यादा टाइम भी नहीं था। 2014 की बात है, ओल्ड रेड लाइट की बात है। तो मैं जैसे ही आया, हाथ में वो एक ना जो कोट का ब्लेजर का बैग होता है, वो था, और एक छोटा बैग, और लैपटॉप भी था। उस टाइम मैं लैपटॉप लेके बहुत घुमा करता था, पिट्ठू भी एक्ट भी था। बिठा लिया खींच के दोनों, और चक्कू रख लिया। मैं तो डर गया, अब अगर मैं चिल्लाता तो शायद और ज्यादा वो करते। उन्होंने गाड़ी को कहीं नहर वहर के पास ले गए, और एक दो मुक्के भी मुझे मारे बहुत तेज तेज। मैंने सोचा मैं ज्यादा एक्ट करूंगा तो और फोड़ देंगे मेरा मुंह कहीं दिखाने। तो मैंने जैसे तैसे एक्टिंग के जरिए ही उनको कूल डाउन किया कि जो लेना है ले लो। उन्होंने मेरी रिंग्स वगैरह भी निकलवा ली थी, आज भी याद है। और वो लैपटॉप तो मैंने बचा लिया था, क्योंकि लैपटॉप का पासवर्ड खोलने की बात करते थे। मैं कहा नहीं, ये खोलूंगा तो तुम सब पकड़े जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ सिस्टम है। जैसे तैसे गाड़ी से वो लोग पीछे नंबर प्लेट को छुपाने के लिए उतरे होंगे। जी। इतनी देर में मैं उतर के इतनी तेज भगा कि वो गाड़ी उधर भगी और मैं नीचे नहर की तरफ। तो मतलब वो मेरे लिए बड़ा दर्दनाक हादसा रहा। और मैं वहां से 1.5-2 किलोमीटर पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो किसी ने कोई कंप्लेन नहीं लिखी। पुलिस स्टेशन ने बोला जान बच गई, बहुत बड़ी बात है, सो रहे थे। ये सरकारी अफसर भी ना बहुत ही ज्यादा सरकारी तरीके से ही सोते हैं, मैं दिल से कह रहा हूँ। और फरीदाबाद की पुलिस तो उतनी अच्छी है भी नहीं मेरी नजर में। मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है। आप अगर कोई हादसा हुआ तो आपके साथ तुरंत खड़े होके जाएंगे। जी। हाँ, तुम्हें क्या बोलते हो का तुरंत। फरीदाबाद की पुलिस सॉरी, मुझे आज भी याद है, मुझे बोला जान बच गई, कोई नहीं, 1200-1,000 रुपए का नुकसान हुआ। तब मैंने ये चीज फेसबुक पे डाला, तो मेरे कुछ फरीदाबाद के सर्कल दोस्त थे जिनकी अच्छी पहुंच भी थी, वो सारे ग्रुप बनाकर आए और बोले चलो कौन कंप्लेन नहीं लिख रहा। फिर हम ओल्ड गए, उन्होंने हमारा नहीं, इस ये तो अपने इंडिया में सबसे गंदी चीज ये है ना कि अगर यहाँ मर्डर हो जाए, हमारा एरिया नहीं है, ये हमारा एरिया नहीं है। मतलब 1 ईंट की दूरी पर अगर मर्डर हो गया तो पुलिस वाला ऐसे देख रहा होगा, मर्डर हो रहा होगा। तो कोई बोले भाई पुलिस वाले जान बचाओ, नहीं नहीं हमारा एरिया नहीं है, उस वाले पुलिस का एरिया वाला पुलिस आएगा, उस वाले एरिया का पुलिस वाला रोकेगा। मतलब ये कैसी बात, मतलब आपके सामने मर्डर हो रहा है, आपके सामने कोई किसी को मार रहा है, तो वो उसको नहीं रोकेंगे क्योंकि उनके एरिया में। ऐसे एरिया टू एरिया हम लोग गए तो जाके पता चला उस वाले सेक्टर के पुलिस वालों को करना है। फिर हमने जो आरटी कमिश्नर थे उस टाइम 2014 में, तब जाके कंप्लेन लिखी गई, एफआईआर हुआ, और फिर 2-3 दिनों तक उन्होंने उसको ढूंढने की कोशिश की। जी। तो ऐसी चीजें हुई। तेनालीरामा में एक खबर आई थी कि आपकी इतनी उम्र नहीं थी जितनी आपने बाल हटवाए थे, क्योंकि मोस्टली बात ये चल रही थी कि आप कुछ विग वगैरह कुछ लगाते हो हाँ, वो वो टक्कर शो बोलते करने हैं, के शो लिए। करने जी, के तो लिए। उसका सच क्या है? नहीं, बिल्कुल झूठ है ये तो, क्योंकि हम लोग रेगुलर लोग सुबह उठते हैं, ब्रश उठाते हैं, हम लोग रेजर उठाते थे और क्लीन करते थे खुद से ही? खुद से। पहले सलून वाला आता था प्रोडक्शन हाउस की तरफ जी। से, बट वो इतने कट मार देता था
कि ऐसा लगता था कि अपनी टाँट जो है, वो जो टक्कल है वो लाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून-खून पोंछ देता था वो। फिर धीरे-धीरे हमें किसी ने बताया कि अब रेज़र से ही कर लो। तो हम 4 साल लगातार 1000 एपिसोड कंप्लीट किया, 804 एपिसोड पहले सीज़न में और दूसरे सीज़न में हमने 200 के तकरीबन किया। तो हम अपने आप ही टक्कल होते थे और उस एज में गंजा होना, जिस एज में बालों का शौक होता है, लड़कियों का शौक होता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करेंगे, शक्ल तो थी नहीं तो बाल ही थे, वो भी चली गई। जी। अच्छा, आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग से आपको एक्टिंग का रहा। हुँ। इसमें जब आप मनी का रोल कर रहे थे, तो आपको कभी लगा नहीं कि यार बाल भी नहीं है, किसी दिन हीरो का रोल आ गया तो कैसे ऑडिशन दूँगा? नहीं, उस टाइम तो वही आ रहा था, किसी दिन आता और ये सामने एक अच्छा शो आ रहा था। जी। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था ये बहुत अच्छा शो बन जाएगा। जी। उस टाइम तो बस इतनी ही भूख थी कि मैं भाभी जी में अलग-अलग किरदार करता हूँ, लेकिन यहाँ एक फिक्स किरदार होगा, क्योंकि आप एक ही चीज़ को रोज़ करोगे तो धार लग जाएगी। बिल्कुल। लेकिन भाभी जी में मैं जिस दिन जाता था, उस दिन उस दौरान पता चलता था, जब वो गेटअप दे रहे होते थे, ऐसे दाढ़ी चिपका रहे, क्या रोल करना है ये? चोर, चोर, अच्छा, अच्छा क्या? अरे बाबा, बाबा, अच्छा, पंडित, पंडित, ओह! तो ऐसे पता चलता था, उसी दौरान स्क्रिप्ट भी है, दाढ़ी चिपक रही है और मुझे वो एक्ट करना है। तो शशांक बाली जी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मेरी एक प्रैक्टिस सी हो गई। अलग-अलग, अलग-अलग किरदार। तो भाभी जी घर पर है में ऑलमोस्ट मैंने 100 से ज़्यादा किरदार प्ले कर दिया है अब तक। भाभी जी घर पर हैं, हप्पू की उल्टन-पलटन और इनका मे आई कम इन मैडम। एक ही जी। प्रोडक्शन के 3 शो और इसमें मैंने लगभग तो भाभी जी में ही किया है, लगभग अच्छे शोज़ में जो होती है ना किरदार पूरा। एक्टिंग के अलावा कुछ हो, कभी ख्वाहिश रही कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो वो बन जाता? नहीं, मैं एक्टिंग के अलावा मुझे लगता है कि एक्टिंग ही मेरा भी ऑप्शन भी है। हाँ, शौकिया मैं कुछ कविताएँ कई-कई बार लिख लेता हूँ। कविता? हाँ, शौकिया मैं कविताएँ लिख लेता हूँ कभी-कभी। तो कुछ सुनाओ। हाँ, और मैं रियल मुद्दे पे ही लिखता हूँ हल्का-फुल्का, जैसे कभी ज़हन में आ गया। जैसे कि आज का जो महफ़िल है ना, जो दुनिया है, ये थोड़ी मुझे झूठी-झूठी सी नज़र आती है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही झूठी दुनिया है जी। और मुझे पता चलता तो मैं जन्म ही लेना पसंद नहीं करता। तो फिर एक्टर कैसे बन रही? नहीं, जब अच्छी दुनिया होती, सच्चे लोग होते तो, क्योंकि झूठी दुनियाओं के बीच में घिरा पड़ा हूँ मैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, कई बार इतनी झूठी दुनिया के बीच में अपने आप को बेचते हुए, क्योंकि कला अब इज़्ज़त वाली नहीं रहेगी। अब ऐसा लगे कि अपने आप को बेच पाओ तो आप कलाकार, ऐसा हो गया है। तो मैंने इसी पे लिखा था कि सच्चाई की राह पर अब कौन चलना चाहता है? सच्चाई की राह पर अब कौन चलना चाहता है? हर इंसान बगैर स्याही के कलम चलाना चाहता है। मतलब की दुनिया है ना, सच्चाई की राह पर अब कौन चलना चाहता है? हर इंसान बगैर स्याही के कलम चलाना चाहता है। अब दिल ही कहाँ है लोगों में? अब दिल ही कहाँ है लोगों में? हर इंसान बस लव यू बोल के काम चलाना चाहता है। लव यू बोल के काम चलाना चाहता है। तो आज का सब दिखावे वाली एक्सीलेंट। दुनिया है ना? तो ऐसी अब एक बार और चीज़ें याद आ गई मुझे कविता, जब आपने कविता की बात की है कि हवाओं का रुख भी बदल जाता है। हवाओं का रुख भी बदल जाता है जब मुसीबत का दौर आता है। जी। हवाओं का रुख भी बदल जाता है जब मुसीबत का दौर आता है। रिश्तों का रंग चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रिश्तों का रंग चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, ज़रूरत पड़ने पर वो भी उतर जाता है। ज़रूरत पड़ने पर वो भी उतर जाता है। मतलब आप मुद्दों पे लिखते हो हाँ, जब से कविता? मन में आ गया तो जैसे ये सब वो दिल टूटे आशिक वाले नहीं हो? नहीं, दिल टूटा आशिक वाला दिल जले तो नहीं हूँ। जी। ये रियल मुद्दों पे भी लिख दिया, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों पे लिखा है, अभी तो ये 2 तुरंत-तुरंत याद आ गई। कभी ऐसे प्यार कुछ नहीं। मोहब्बत पे कुछ लिखा हाँ, है? उस पे भी लिखा है, उस पे तो भी उस लिखा पे है। भी सुनाओ, क्योंकि ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट नहीं, लेती वो है। कहते हैं कि जब आप अपने आप को बेचने जाओ तो थोड़ा-सा ही बेचो, बाकी अगली बार के लिए भी रखो। थोड़ा सा और बेचो। नहीं, मैं अभी नहीं बेचूँगा, उसके लिए फिर थोड़ा-सा पैसा भी मिलना चाहिए ना, यहाँ पे तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं मुझको, इतना ख़ास तो इसलिए कम तो नहीं करना चाहिए। जी। पैसों से मुझे याद आया मैं कि सैंपल देके जा रहा हूँ, जी, सैंपल जी, में जी। जैसे कि मैं थोड़ी बहुत मोदी जी का भक्त नहीं कह सकते, जी। मैं उनको इसलिए मानता हूँ कि वो एक अच्छे नेता हैं। हुँ। मोदी जी, योगी जी, मुझे लगता है कि ये नेता बाद में हैं, ये पहले एक ऐसे इंसान हैं जो देश के लिए जीते हैं, इसलिए मैं इनको पसंद करता हूँ। नेता हैं अच्छे या सरकार में है? नहीं, नेता हैं अच्छे, ठीक है, इसलिए फिर भी सरकार में है ऐसा नहीं है। मोदी जी सरकार में नहीं होंगे तो भी मोदी जी होंगे, योगी जी सरकार में नहीं होंगे तो भी अच्छा काम कर रहे होंगे, क्योंकि जिसको जैसे मैं टी लवर, मैं टी तब भी पीऊँगा, काम मिलता है, नहीं मिलता है, कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, तब भी पीता हूँ। तो ये लोग भी ऐसे हैं, तो योगी जी की आवाज़ तक तो मैं अभी नहीं टच कर पाया हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है योगी जी। मोदी जी उससे भी बड़ी चीज़ है, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं न कहीं मेरी बॉडी में आ गई, तो जब मैं मंच पे जाता हूँ तो कई बार थोड़ा बहुत उनकी आवाज़ को प्ले करने की कोशिश करता हूँ। अगर आवाज़ अच्छी लगे तो एक बार ऑडियंस कमेंट करे, लाइक करे, और आशु को, जिसको मैंने सही कर दिया है, आशु से आशु तक पहुँच आशु। चुका हूँ, तो मैं मोदी जी की वॉइस तक भी पहुँचता हूँ।
मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं एक ऐसे पॉडकास्ट में हूं जहां पर मुझे उधेड़ा जा रहा है। वो बात पूछी जा रही है जो मैंने कभी बचपन में की थी, लेकिन आज एक ऐसे पॉडकास्ट में हूं जहां लोगों ने तहलका मचा रखा है। इसलिए मैंने चाय बेची थी, लेकिन आज इस पॉडकास्ट में मैं चाय पी के जाऊंगा। नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही सुंदर एक्टिंग की, लेकिन हम आपको उधेड़ने का काम नहीं कर रहे, हम आपके एक्सपीरियंस को जानने का उधेड़ना काम मतलब कर रहे हैं। जिंदगी की समझ जो गई मैं आपकी फलसफा है फीलिंग्स को। उसको, हाँ, जी जी उसको। बिल्कुल समझ गई। ये वो वाली बात आ रही थी जब पीएम मोदी पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, हाँ, मीनिंग कुछ और होता है, वर्डिंग कुछ और होता है। कटाक्ष। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, आपने भी पैसों की बात की थी। जब हम किसी स्लैब को देखते हैं, किसी आर्टिस्ट को देखते हैं, तो सबसे पहले जो क्यूरोसिटी होती है वो ये होती है कि इनका पे स्केल क्या रहता है। एक मेन लीड और एक सपोर्टिंग रोल में कितना फर्क होता है पे का? मुझे लगता है कि ये चीज बदलनी चाहिए। जी एक कैमरे के आगे मेन लीड भी उतनी ही मेहनत करता है, जी। कैरेक्टर आर्टिस्ट की उतनी करता है, और सारे लोग उतना करते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए। मैनेजर का अलग होता है, स्टाफ का अलग होता है, जितने तरह के लोग होते हैं, लेकिन बहुत अंतर नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री में। आज भी मुझे बताए किसी सीनियर एक्टर ने कि आज भी वही अमाउंट मिलता है जो 10 साल पहले मिलता था। मुंबई में आज भी उस कलाकार को 2 ही 3 हजार रुपए पर डे मिलता है जो 10 साल पहले मिलता। महंगाई कहाँ चली गई? तो कलाकार का रेट बढ़ना चाहिए, कम से कम मिनिमम इतना होना चाहिए कि 10 हजार पर डे तो एक एक्टर को मिलना चाहिए एक दिन का, क्योंकि कई बार एक्टर को महीने भर काम ही नहीं मिलता। तो एक दिन भी करेगा तो एटलीस्ट तो अपना रेंट या अपना रेंट भी खैर इससे 4 गुना ज्यादा महंगा हो गया है। तो वो चीजों में मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि इंडस्ट्री में लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं। प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो मेन लीड को भर भर के पैसा दे देते हैं, इतना पैसा दे देते हैं कि वो बता रहे ये पैसा रे उठाओ, और कैरेक्टर देखता है कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा, मिल ही नहीं रहा। तो ये चीजें मुझे बुरी लगती है। अब क्रिकेट दुनिया देख, स्पोर्ट दुनिया में देख लो, भर के पैसा उनके उसमें लगाते हैं तो भर के पैसा कमाते भी हैं, है ना। उसमें मेहनत तो भी वही कर रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया में कोई ऐसा थोड़ा ना कि वो कोई एक्स्ट्रा जादू लेके आ रही है, वो भी इंसान है। एक एक्टर जितनी मेहनत करता है मुझे लगता है क्रिकेटर उतनी मेहनत नहीं करता। क्रिकेटर तो प्रैक्टिस करता है, एक खेल है, खेल का समापन होता है, ये विनर बना, ये सेकंड विनर बना, उसमें फिर भी नोटिसेबल हो जाता है चीजें, है ना। एक्टर तो न जाने कितनी मेहनत करता है। अब सुनील ग्रोवर जो कपिल शर्मा के शो में आए, जी आप सोचो कितने किरदार प्ले करते हैं। बिल्कुल। आमिर खान का किया, कादर खान जी का भी लेटेस्ट किया। इसे कहते हैं एक एक्टिंग, इसे कहते हैं कि इतना कोई करके दिखाए, जिनको सम्मानित करना चाहिए। कपिल शर्मा शो को अवार्ड मिलना चाहिए। उन्होंने कितने सालों से देश को हंसा रहे हैं, और एक एक चीज को पकड़ना, उसमें मेकअप करना, इतना इतना मेकअप होता है, कितने गम होता है। तो ये चीज तो क्रिकेट के उसमें नहीं है। क्रिकेट में क्या है, मोहल्ले में भी लोग खेलते हैं, उसको एक टीम बना दो, उसमें कोई विनर बन जाए, भर के पैसा दे दो। लेकिन इनसे लोगों को सीखना चाहिए कि अगर वहां पे भी हाँ कोई, तो वहां पे जैसे क्रिकेट या स्पोर्ट दुनिया में स्पोर्ट कोटा होता है ना, ऐसे जी। एक्टरों का भी एक कोटा होना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो वो भी कर रहे हैं। देश के लिए कोई बॉर्डर पे लड़ने थोड़ा ना जा रहे हैं, गर्दन कटवा रहे हैं। अभी मैंने सुना कि भाई रिंकू जी के पिताजी का देहांत हो गया, वो देश के लिए खेल रहे थे। अरे देश के लिए क्या, पैसे के लिए खेल रहे थे। आप पैसे के लिए तो जा रहे हो ना। अगर आपके पिताजी का देहांत हो गया तो आप घर पे भी बैठ सकते थे 12-13 दिन, तो कहते कुछ होता है। जी। अब वो कह रहे हैं कि प्रॉल कर रहे हैं, अरे वो तो देश के लिए खेलने के। देश के लिए क्या खेलने के, पैसा आपको मिलेगा, आप उस फंडिंग में से देश को पैसा थोड़ी ना दे दोगे। अगर आप उस फंडिंग से पैसा देश के लिए देते, कुछ अस्पताल बनाओ, सरकारी उसमें इन्वेस्ट करो, तो मैं मानता। तो ऐसा मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ होता है। और हमारी जो इंडिया के लोग हैं, वो क्रिकेट की ऐसे दीवाने हैं कि अपनी जिंदगी छोड़कर, अपने जी। घर चीजों को छोड़कर इसमें देखकर अपने आप को वेस्ट करते हैं। मुझे लगता है अपने करियर पे भी ध्यान देना चाहिए। एक एंटरटेनमेंट है, खेल भी एक अपना एंटरटेनमेंट है, वो बात अलग है कि देश के लिए करा जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ी तुरंखा चीज नहीं है कि उन्होंने सर कलम करवाई है। फौजियों को पैसा मिलना चाहिए, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, जो कई बार जाकर बॉर्डर से वापस नहीं आते। क्रिकेट की दुनिया में जाओगे, वापस आ जाओगे अगले दिन। जी बॉर्डर पे जाके जो जाता है, जिसकी फैमिली से कोई चला गया, उसको भर भर के इन्वेस्टरों को पैसा देना चाहिए, ताकि हर बंदा फौजी बनने की कोशिश करे। जी। चलिए अब एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं, क्योंकि आपने हाल ही में एलिगेशन लगाए थे कि ये आपके साथ कुछ हो रहा है, तो बहुत जल्दी इस कन्वर्सेशन को हम एंड तक लेके जाएंगे। एक आखिरी सवाल,
कुछ बच्चे जैसे आप एक स्ट्रगल करके पैसे कह सकते हैं कि चोरी किए या निकाले। चोरी वोरी नहीं की, नहीं नहीं, गलत मत बोलो, चोरी अभी नहीं आपने स्टार्टिंग में बोला था, नहीं, ठीक है। मैंने कहा आप- गले से पैसा निकाला, कोई उसमें बात नहीं, चिट लग ऑडियंस जो है रही है। पॉडकास्ट को पीछे जाके सुन लेगी। आपने खुद बोला था कि आपने पैसे चोरी किए, हम्म, और उसके बाद मुंबई गए, स्ट्रगल किया। नहीं, तो बहुत सारे ऐसे यूथ मैं तो आपको बताया नहीं कि एक बार इंडिया टीवी पे मैं को जाना था किसी कॉमेडियन से मिलने, तो मैंने 70 रुपए की मजदूरी की थी 2007 में, 8 में, 7 या 8 की बात है। मुझे जाना था तो 120 रुपए या हाँ 120 रुपए लगते थे, तो मेरे पास 60-70 रुपए थे। 60-70 रुपए की और जरूरत थी। अगले दिन कॉमेडियन ने बुला लिया था, तो मैंने कहा कहाँ से पैसे आए, तो डॉक्टर साहब के गले में भी पैसे नहीं थे 60-70 रुपए। मैंने कहा अब क्या करें, पहले खाली कर तो चुके ये हो। आपने खाली था ना खुले वाले, तो मैंने कहा अब क्या करूं, तो मैं जो लेबर चौक होता है ना वहां जाके खड़ा हो गया। तो एक अंकल थे पतले पतले बुड्ढे बुड्ढे से, वो बोले ठीक है मैं तुझे 60-70 रुपए दे दूंगा। वो ले गए तसले पे फावड़े में, वो करवा रहे हैं कर रहे हैं। मैंने किया वो काम, तो एक लोकल बंदा जिसके घर पे हम काम कर रहे थे खेड़ी गाँव में, बोला भाई ये बच्चा कहाँ से उठा रहा है जवान सा, बिल्कुल बच्चा ही था छोटा सा। तो वहां से वो पैसे इकट्ठे करके फिर मैं गया था वहां पर आपकी अदालत में वो शो देखने के इस लिए। जज्बे को तो हम भी सलाम जब करते और हैं। ये भी बता दूं, आई उस टाइम सर वर्ल्ड कप था 2007 या 8 की बात है, वो वर्ल्ड कप हार भी गई थी इंडिया। तो उस टाइम वो एक स्पेशल शो बनाया था इंडिया टीवी वालों ने धारसी बड़ेरिया को लेके, तो कॉमेडियन लाफ्टर चैलेंज में आए थे, उनसे मिलने के लिए मैंने मजदूरी करके फिर उनके होटल पे गया था, सिप्रा होटल नोएडा। जी। तो कुछ बहुत से ऐसे यूथ हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या ऐसा बोलोगे जो उन्हें मोटिवेट करे, कुछ मैसेज, और कुछ ऐसे लोग जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री में आने ही नहीं चाहिए। इसमें तो देखो मैं ये कहूंगा कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ये काम करता है। कई बार तो आप मुंबई पहुंचते हैं आपको बहुत बड़ा शो मिल जाता है और मिलता ही रहता है। कई बार आप मुंबई पहुंचते हो आपको काम ही नहीं मिलता है और कभी नहीं मिलता है। कई बार आप ऐसे जाते हो काम मिल गया, फिर काफी दिन नहीं मिला, फिर मिल गया। तो इसमें एक ही चीज है कि आप मेहनत करते रहो। अगर आपको अपने काम से एक प्रेमिका की तरह प्रेम है, कोई भी काम हो, अगर आप एक प्रेमिका की तरह प्रेम करते हो तो उस काम को छोड़ो मत। मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, अब लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अब ये भी सोचो कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, फिर तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने जो लिखा आपकी किस्मत में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इतना है मेहनत करने वालों की हमेशा जीत भी नहीं होती है, हार भी हो जाती है, ये भी है। कुछ लोगों को रोल का कह के लेकिन कैंसिल भी कर दिया जाता है। सच्ची है आंटी कह रही थी, ये तो सही कहा आप नहीं सच में मेहनत करने का जरूरी नहीं कि जीत ही मिले, हार भी मिलती है, भगवान तक पहुंच जाते हैं। जी, मुंबई से भी कई एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, हाँ, जो मेहनत नहीं कर रहे लेकिन किस्मत का जरूर खा रहे हैं। किस्मत का जरूर और रियल है आशु। आज आप यहाँ बैठी हो तो आप किस्मत का नहीं खा रही हो, आप मेहनत कर। मैं मेहनत कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं करते, कॉल आता है काम मना करती, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मुझे इतना पैसे दो, और लोग उनको देते भी हैं। अच्छे रेट वाले को कम करवा के पैसे देते हैं, लेकिन कम वाले को कम की नीड है, वो कम का नहीं है, लोग उसको कम पैसा देकर आंक देते हैं कि ये कमजोर हो गई। ये हमारे यहाँ की इंडिया की सबसे बड़ी कमी है, विदेशों में ऐसा नहीं है। जी। सो अब आपके साथ एक रैपिड फायर करते हैं फटाफट से, हाँ और फिर आपको जो आपने बोला कि उधेड़ा जा रहा है उसे रिलीज करते हैं। बिल्कुल। सो आप तो फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस इंडस्ट्री में? मुझे कई कलाकार बहुत पसंद है, परेश रावल बहुत पसंद है ना। जी। और देखा जाए तो अमिताभ बच्चन जी से ज़्यादा अच्छा मैं मानता नहीं, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत है। जिस दिन अमिताभ बच्चन जी नहीं हुए तो इंडस्ट्री में ज़्यादा क्षति चली जाएगी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। स्क्रिप्ट या इम्प्रोविजन? इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज को हाँ वो अच्छा बेस्ट लगता है। लगता है, मुझे अच्छा लगता ठीक है। है। स्क्रिप्ट भी 50 स्क्रिप्ट 50 वो तो आपके लगता है बेस्ट प्रोजेक्ट क्या रहा? बेस्ट मेरे लिए हर काम बेस्ट है। मेरे लिए तेनालीरामा बेस्ट प्रोजेक्ट रहा, भाभी जी घर पर हैं बेस्ट है, उसमें मैं कर रहा हूँ। और भी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी बेस्ट हैं, और जो काम मिलता है ऊपर वाले का थैंक्स, क्योंकि बेस्ट ही है इसलिए हम काम कर रहे हैं। बेस्ट का अगर चुनाव हो रहा है इसका मतलब कुछ है मेरे पास, और जो है उसके लिए थैंक्स। ठीक है। फेम या पीस? फेम पीस दोनों चाहिए, फेम भी चाहिए पीस भी चाहिए। यहाँ फालतू लोगों को फेम मिल रहा है, चाय वालों को फेम मिल रहा है, क्रिकेटरों को कौन सा फेम चाय मिल रहा है। वाला? चाय वाला, अरे नाम बोलो क्या लो बोलो। ना, सब पहचान गए मेरे मोहल्ले का चाय वाला। मैं डोली चाय वाली की बात नहीं ठीक। हमने भी नहीं पूछा उसके बारे हाँ में, इसलिए हमने मैं तो पूछा ही नहीं। मैं तो ये चाय वाली आंटी की तारीफ कर रहा हूँ जो आपके यहाँ पे चाय बना रही है। ये बहुत प्यारी चाय बनाई है और मुझे मजा आता है। एक बार तो मैं पत्ती भी पीने के लिए मतलब परेशान हो गया था, मुझे लगा पत्ती है क्या। पत्ती? अच्छा, आप हरियाणा साइड होंगे उस टाइम। हाँ मैं एक इवेंट करने गया था, तो हम लोग इवेंट करके एक अच्छे से आश्रम की तरफ बैठे ऐसी पीस के लिए। तो मेरे एक जो सीनियर सर थे एंकर, उन्होंने कहा चाय बनवा लो। बोला चाय नहीं पिएगा भाई, पत्ती बनाओ पत्ती। हम कहा पत्ती
मेरा रिएक्शन और सर का रिएक्शन ऐसे आपस में, पीऊंगे पत्ती कैसे हाँ। पिएंगे? तो बहुत देर तक जद्दोजहद करते, बोला नहीं पत्ती पिएंगे, ना पिला दो पत्ती, कैसे पत्ती तो फाँक सकते थे। तो जब वो पत्ती बन के आई तो पता चला कि प्योर दूध में हल्की सी पत्ती को दिखा देना, और वो प्योर चाय होती है, तो उसको हम पत्ती बोलते हैं। तो पत्ती तब से मेरे दिल में पत्ती कर गई। क्योंकि हरियाणा साइड दूध मलाई मक्खन ज्यादा है तो प्योर चाय पीते हैं हाँ। बिना पानी के, उसको पत्ती कहते हैं। दूध दही का खाना, हमारा देश हरियाणा। हरियाणा जी। कोई ऐसा रोल जो आपको लगता है पास्ट में 90s से कि वो रोल मैं चुराना चाहता हूँ अगर मुझे मेन लीड का मिले तो? नहीं, रोल मतलब मैं कलाकार हूँ, थिएटर कलाकार हूँ, तो जो मिलेगा उसको अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और जो भी मेकर्स हैं, अगर मुझे अभी उन्होंने टीवी में देखा, टीवी में आका है, अगर कोई अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर, अच्छा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मुझे अपने उसमें एक अच्छा रोल देगा, तो मैं उसको इतना अच्छा करूँगा जितना उन्होंने सोचा नहीं होगा, जी। उसकी गहराई में जाके उस चीज़ को करूँगा। लेकिन आजकल प्रमोशन वाला है ना, सोशल मीडिया से कास्टिंग होती है, सोशल मीडिया के व्यूज़ देख के कलाकार के हाँ। पैमाने को आँका जाता है, वो गलत है। कलाकार यहाँ से है ना, सोशल मीडिया तो अब आया है। जी। लास्ट क्वेश्चन, कोई को एक्टर जिसे आप चाहते कि उसके साथ काम करने का दोबारा मौका मिले? बहुत सारे कलाकार हैं, एक नहीं है। परेश रावल जी के साथ मौका मिले दोबारा, अमिताभ बच्चन जी के साथ, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के साथ मैंने छोटा-सा केबीसी का एक हल्का-सा उनका एक पायलट शूट था। कोई बहुत बड़ा, वैसे वो टीवी पे प्रसारित नहीं हुआ, पायलट शूट होता है। जी। उसमें उनके साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन वही मौका वैसे उसमें मिल जाए जो प्रसारित हो। जी। तो ये चाहूँगा। थैंक यू सोहित। कहते हैं कि हर सक्सेस के पीछे एक राज होता है, एक सीक्रेट होता है, एक सफर होता है, और आज उसी सफर पर हमने बात की। हमारे साथ थे और अभी भी हैं एक्टर सोहित विजय सोनी। इन्होंने अपनी पूरे सफर बताया, स्ट्रगल बताया, पैसे चोरी किए वो भी बताया, और अब ये जो कई बड़े अच्छा, पॉपुलर ये शोज ये भी में बोल दे ईमानदारी से चोरी किया। ईमानदारी का चोरी का मतलब कि आपने, अगर वो बंदा वहाँ नहीं है तो आपने चोरी किया और बताया कि मैंने तुम्हें चोरी किया, बाद में दे दूँगा। ये वाली चोरी की बात, पॉजिटिव चोर। जी, तो सामने। ईमानदारी से जो चोरी की इन्होंने, लेकिन कहते हैं ना कि अगर काम अच्छी नीयत से किया जाए तो वो सिरे चढ़ता है, और आज आप एक्टर बन गए हैं, आपकी बहुत बड़ी पहचान है। तो कहीं न कहीं वो डॉक्टर भी प्राउड होंगे कि भाई मेरे ड्रॉअर के पैसे कहीं अच्छे बिल्कुल, काम बिल्कुल। आए। मैंने तो 2 मर्डर भी किए, और मैं आपके सबके सामने बोला 2 मर्डर किए हैं, लेकिन मैं अभी तक इसलिए सुरक्षित हूँ क्योंकि वो मैंने शूटिंग में मर्डर किया है, और पॉजिटिव रूप से मर्डर किया, क्योंकि मेरी वाइफ के साथ बलात्कार हुआ था, तो मैंने उनको मार दिया। सो आप सबको हमारी ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। फिर से आपके साथ मिलेंगे नए पॉडकास्ट, नए एपिसोड और नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सॉरी।